This is Jordy's phone, part 2. Jordy gave himself over to thoughts of the phone. जॉर्डी ने अपने आप को हिरन के बच्चे के विचारों को सौंप दिया। गिव ओवर से बना है गैव ओवर। गिव ओवर का मतलब होता है सौंप देना। दे पास्ट द अबांडेंट क्लियरिंग। वो अबांडेंट क्लियरिंग से गुजरे। अबांडेंट क्लियरिंग का मतलब होता है जंगल का कोई ऐसा जगह जहां थोड़ा सा पेड़ पौधा कम हो और जो एकदम से सुनसान हो, वहां कोई आता जाता ना हो। जल्दी। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। उसने कहा उत्तर की तरफ कट करिए। मिलविल यानी कि उत्तर की तरफ मोड़िए। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बीटेन बाय द स्नैक and killed the dog and I saw the fawn। ये वही जगह थी जहां पर पापा सांप के द्वारा काटे गए थे और हिरनी को मारा गया था और मैंने फॉन को देखा था। Suddenly, Jordy was unwilling to have Millville with him। अचानक से जॉर्डी नहीं चाह रहा था कि मिलविल उसके साथ हो। इफ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। अगर वो फॉन मर चुका होगा या ढूंढा नहीं जा सकेगा तो वो देख नहीं सकेंगे उसके निराशा को, यानी साथ में ही नहीं होंगे तो देखेंगे कैसे। एंड इफ द फॉन वॉज देयर एंड द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंडर टू शेयर इट। और अगर फॉन वहां होगा, वाज देयर ये जो है संभावना के लिए है। इफ जब यहाँ लग गया तो लोग अगर वहां था ऐसा होगा, शायद ये था होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर एक कंडीशन बता रहा है। इफ ये एक तरह का कंडीशनल सेंटेंस है तो जो वाज होता है या वर होता है वो कई बार संभावना जताने के लिए भी होता है कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होता, ऐसे के लिए भी वाज वर का यूज होता है। और यहाँ पर इसी तौर पर यहाँ पर वाज यूज किया जा रहा है कि और अगर फॉन वहां पर होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, ये बस सोचा जा रहा है, तो मुलाकात बहुत प्यारी हो सकती है और इतनी गोपनीय कि वो इसे शेयर करना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एंडर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना, यानी वो कभी नहीं चाहेगा कि इस चीज को मुझे शेयर करना पड़े। बस मैं हूं, वो रहे, और अगर बुरा हो तो भी मैं अकेले ही फेस करूं और अगर अच्छा हो तो भी मैं अकेले ही फेस करूं। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse." उसने कहा कि अब बहुत दूर नहीं है, पर झाड़ी बहुत घनी है घोड़े के लिए। I can make it on foot। मैं इसे पैदल कर सकता हूँ। But I'm afraid to leave you, boy। पर मैं भयभीत हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए लड़के। Suppose you got lost or got bitten by the snake too। सोचो अगर तुम खो गए या सांप के द्वारा तुम भी काट लिए गए तो। I will take care। मैं ध्यान रखूंगा। It might take me a long time to find the fawn if he has wandered। मुझे बहुत समय लग सकता है फॉन को ढूंढने में अगर वो भटक चुका होगा। ही के बाद अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है ही इज या ही हैज, लेकिन यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये ही हैज है। लीव मी, क्योंकि ये V3 है और V3 जब है तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर इज सुटेबल नहीं होता है, यहाँ ही हैज सुटेबल होता है। लीव मी ऑफ राइट हेयर। मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ। ठीक है पर तुम
धैर्यपूर्ण काम करना। टेक इट इजी, इसका मतलब होता है कि धैर्यपूर्ण काम करो या ज्यादा मेहनत मत करो। तो यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है कि धैर्यपूर्ण काम करना, ज्यादा मत परेशान होना, इसके लिए कहा जा रहा है। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम्हें पता है उत्तर यहाँ है और पूरब, यानी पूरब कहाँ है, क्वेश्चन मार्क है। मतलब वो क्लियर कर ले रहा है कि बच्चा को पता तो है दिशा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा दिशा को भूल गया, इस चीज को वो कंफर्म कर रहे थे। डियर एंड देयर दैट टॉल पाइन मैक्स अ बेरिंग, वहां और वहां वो लंबा सा चीड़ का पेड़ कंपास की तरह काम करता है और डायरेक्शन को पहचानने में हेल्प करता है। मैक्स अ बेरिंग। सो लॉन्ग, सो लॉन्ग कहते हैं अलविदा को, अलविदा के लिए भी सो लॉन्ग बोला जाता है। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड, वो भी उसने भी कहा कि अलविदा मिलविल, मैं आभारी हूं। He waited for the sound of the hooves to end, वो खुरों के साउंड के अंत होने तक का वेट किया, यानी जब तक कि मिलविल पूरी तरह से चले जाए वो इंतजार किया। Then cut to the right, फिर वो दाहिने तरफ मुड़ा। The scrub was still, झाड़ी शांत थे। Only his own crackling of twigs sounded across the silence, बस उसके खुद के जो टहनी का खड़खड़ाहट था वो साउंड करता था खामोशी को के इस पर, यानी कि खामोशी को वो भंग कर रहा था, खामोशी को चीर रहा था, ऐसा कुछ भी कहिए। तो खामोशी को चीरता हुआ था उसका खुद का जो हाथ, इससे पता चलता है कि उसके हाथ में कोई टहनी था, वो टहनी हाथ में पकड़े हुए था। He wondered for an instant if he had mistaken his direction, उसने एक पल के लिए सोचा कि कहीं वो डायरेक्शन में मिस्टेक तो नहीं कर चुका है, यानी वो कहीं कोई गलत दिशा तो नहीं आ गया। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air, उसके बाद buzzard उसके सामने उठे, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने उठे और हवा में फड़फड़ाए। बजर्ड एक तरह का गिद्ध होता है, गिद्ध की ही एक जाति होती है, इसको हिंदी में भी बजर्ड ही कहते हैं। He came into the clearing under the oaks, वो ऑक एक पेड़ का नाम है, तो ऑक्स के नीचे जो साफ जगह है थोड़ा सा उसके नीचे वो आया। क्लियरिंग का मतलब होता है कि थोड़ा सा जहां पर पेड़ कम हो, क्योंकि जंगल में तो पेड़ ही पेड़ होते हैं, कहीं कहीं पर होता है कि थोड़ा सा पेड़ कम होता है, तो ऐसी जगह को क्लियरिंग कहा जाता है। Buzzard sat in a circle round the carcass of the doe, buzzard वो जो डो के का लाश था, डो मतलब हिरनी, हिरनी के लाश के चारों तरफ सर्कल बनाए बैठे थे। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him, उन्होंने अपने सर को मोड़ा अपने लंबे से पतले से गर्दन पर और उस पर फुसफुसाए। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree, उसने अपने डंडे को, वो जो ट्विक्स उसके हाथ में था, ट्विक्स का मतलब भी टहनी होता है और बॉ का मतलब भी टहनी या जो वही टहनी डंडा जो भी है उसको बॉ कहते हैं, तो उसने अपने टहनी को उन पर फेंका, एट देम उन पर फेंका और वो उड़ गए पास के एक पेड़ में। अजेशन का मतलब होता है नजदीक का, अजेशन ट्री मतलब वहीं से उड़ा और पास के एक पास के पेड़ में वो लोग चले गए जो बजर्ड थे। द सैंड सॉड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डू टू द कैरियन बर्ड्स।
सैंड यानी बालू भी कहते हैं, सैंड का मतलब बालू होता है, लेकिन धूल मिट्टी को भी सैंड कहते हैं। तो वो जो जंगल है वहां जो फर्श में जो वहां का जो जमीन है उसपे तो धूल मिट्टी रहेंगे ना, तो इस तौर पर ये यहाँ पर सैंड यूज किया जा रहा है। तो जो धूल मिट्टी थे वो बड़े से कैट के प्रिंट को शो किए, बट द बिग कैट्स, पर जो बड़े कैट्स होते हैं, बड़े कैट्स किसको कहते हैं? बड़े कैट्स सिर्फ बिल्ली को ही कैट नहीं कहते हैं, बिग कैट्स का मतलब होता है तेंदुआ या शेर, इन लोगों को भी बिल्ली की जो जाति बड़ी जाति होती है उसको भी कैट्स कहते हैं, बिग कैट्स। वो किल्ड फ्रेश यानी वो फ्रेश को मारकर खाते हैं, ताजा मारकर खाते हैं, वो सड़ा हुआ मरा हुआ लाश को वो लोग नहीं खाते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट, और उन्होंने छोड़ दिया था, जो बिग कैट्स है उन्होंने छोड़ दिया था डो को, हिरने को, मांसाहारी पक्षियों के लिए। वो जो मरा हुआ जो पड़ा था उसको उन लोगों ने नहीं खाया था, क्योंकि वो तो फ्रेश मारकर खाते हैं, तो वो मांसाहारी पक्षियों के लिए छोड़ दिए थे। ही parted the grass at the place where he had seen the fawn. उसने घास को अलग अलग किया उस जगह पर जहां उसने हिरन के बच्चे को देखा था। It did not seem possible that it was only yesterday. ये मुमकिन प्रतीत नहीं हुआ कि ये कल की ही बात है। The fawn was not there. fawn वहां नहीं था। He circled the clearing. उसने उस जगह का, साफ सुथरा जो जगह था वो थोड़ा सा जहां पेड़ पौधा कम हो उसको क्लियरिंग कहते हैं, तो उस जगह का चक्कर लगाया। There was no sound, no sign. कोई आवाज नहीं थी, कोई निशान नहीं थी। The buzzards cracked, clacked, clacked मतलब होता है ये क्या, खड़खड़ाना, हाँ clacked तो खड़खड़ाया। तो द बजर्ड्स खड़खड़ाया, देयर विंग्स अपने पंखों को, इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, बेताब होकर वापस से अपने काम के लिए, यानी कि वो तो पेड़ पर वो लोग उड़ गए थे, अब वो बेचारे पंख खड़खड़ा रहे हैं कि हटे ये लड़का कि हम दोबारा से खाना शुरू कर ले। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. वो वापस गया उस जगह पर जहां हिरन का बच्चा प्रकट हुआ था और बैठ गया, वो लड़का वहीं पर बैठ गया। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, छोटे से खूर के निशान का परीक्षण कर रहा था। The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. रात की बारिश ने सारे ट्रैक्स को धो दिया था सिवाय उन कैट और बजर्ड्स के, यानी कोई निशान नहीं मिली, बस उस कैट के ही निशान थे और वो जो पक्षी है उन्हीं के निशान थे। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। ये थर्ड पार्ट के बाद कंप्लीट हो जाएगा ये स्टोरी। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।